लॉ ग्रेजुएट, कॉमर्स की डिग्री, एमबीए की डिग्री, अगर इतनी सारी डिग्री किसी एक शख्स के पास हो तो आपको लगेगा कि वो किसी बड़ी कंपनी का मालिक है। लेकिन क्या हो अगर आप उसे जनता के बीच में देखें, साधारण से कुर्ते पैजामे में लोगों की समस्याओं को सुनते हुए, आपको हैरानी होगी ना। उसी हैरानी का नाम है रविंद्र जायसवाल। यूपी सरकार में मंत्री हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, ज़मीनी स्तर के नेता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो यही है, इतनी सारी डिग्रियां सियासत में क्यों? हम सबका मानना है कि शिक्षित व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। बिल्कुल। अगर शिक्षित व्यक्ति राजनीति से भागेगा तो फिर वह लोग राजनीति में हावी हो जाएंगे जो शिक्षा दूर दूर हैं। बॉस्टन से बेटा ने एमबीए किया था, मैंने यहाँ से एमबीए किया था। अच्छा। दूसरी बात, हमें याद है कि जब मैंने लॉ करके एमबीए किया तो पिताजी ने कहा कि राजनीति में जाना चाहिए। पिताजी के आदेश था, राजनीति में रुचि थी और उसके तरफ हम लोग आगे बढ़े। और आज की बात का फक्र होता है कि पिताजी ने शिक्षा दिया था कि राजनीति में किसी प्रकार का धन नहीं आना चाहिए, तो मेरा मानना था कि उसमें वेतन भी आता है। तो वेतन भी हम नहीं लेते हैं क्योंकि पिताजी की अपेक्षा थी कि राजनीति में बहुत पवित्र है, बहुत स्वच्छ है, उसमें किसी प्रकार के धन राजनीति में नहीं आना चाहिए। आप 3 बार से विधायक हैं और मेरा अगला सवाल यही था कि 3 बार से विधायक हैं, आपने एक बार भी वेतन नहीं लिया ना? विधायक का वेतन कितना होता है? वेतन इनकी जो मूल वेतन होती है 4 सेक्टर में होता है, मूल वेतन होता है, तो ये चले जाता है मुख्यमंत्री के आपदा राशि में। वो आपदा राशि में जमा होता है। अच्छी बात है कि वह कहीं न कहीं किसी गरीब आदमी के आपदा राशि सहायता होता है, माननीय मुख्यमंत्री से कोष होता है, उसी कोष में थोड़ा सा मेरा भी जाता है अंशदान, और किसी ने गरीब आदमी सहायता चल जाती है, वो हमारे अकाउंट में आता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आज मेरा आपके माध्यम से नौजवानों से अपील करता हूँ, पढ़ने लिखने के बाद सब अगर अपना व्यापार, अपना नौकरी ढूंढेगा, ये लोकतंत्र रह गया। अब राजा घर में जन्मा लड़का राजा नहीं कर बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब हम बीच कोई न कोई शासक बनेगा, कोई विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, जो पॉलिसी बनाएगा, जो नीति बनाएगा। इसलिए हमें अच्छे लोगों से भाई अपील है कि पढ़ लिखने के बाद भी हमें राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। आपके पिता संघ के कार्य सेवक थे। हाँ। आपको राजनीति में आने के लिए उन्होंने आदेशित किया, एक वायदा भी लिया कि वेतन नहीं लेना। फिर उनका सपना था कि बेटा समाज की सेवा करे। आपको क्या लगता है कि पिताजी भी जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े थे? बिल्कुल। उनकी अपेक्षा थी कि राजनीति में गुंडे अपराधी बढ़ते जा रहे हैं, चिंतनीय विषय है, क्योंकि शरीफ सज्जन व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को दूर रख रहा है राजनीति से, तो यह उचित नहीं है, तो अब आना चाहिए। और मैंने पिताजी की अपेक्षाओं पर अपनी राजनीति की ओर किया। लगभग मैंने पार्टी ने 5 बार टिकट दिया, 3 बार मैंने उसको जीता, फर्स्ट सेकंड लूज किया था। लेकिन खुद का हमारा मानना था कि मुझे पहला दूसरा चुनाव हारा, तो मेरा मानना था कि हारना उतनी बड़ी बात नहीं है, हार के बाद पुनः प्रयास न करना वो खतरनाक है। यानी कि 2 चुनाव जब मैं हारा तो हताश निराश नहीं हुआ, मैं प्रयास करता, फिर लड़ा, फिर तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। हालांकि जब तीसरी बार आपने चुनाव जीता तब भी बीजेपी के पक्ष में लहर नहीं थी, लेकिन आप जीते। हाँ जी। आप 3 बार से विधायक हैं, 2 बार से मंत्री हैं। आपको क्या लगता है पिता ने जो सपना देखा था अपने बेटे के लिए, आज वो बेटा अपने आप को कहाँ देख रहा है कि पिता के सपने को कहाँ तक पूरा कर पाया? ये मेरे को फक्र लगता है कि जो पिताजी ने हमसे अपेक्षा किया था, जो हमारे क्षेत्र के मतदाता हमसे अपेक्षा किए, जो जनता ने अपेक्षा किया था, हम सब उस पर 100% चलने का प्रयास करते हैं और उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। उसका एक कारण है, इस विभाग में, हमारे विभाग रेवेन्यू विभाग है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का जन उपयोगी हो व्यवस्था हो। खुद का मेरा मानना है कि चाणक्य ने कहा था कि समुद्र से पानी उठाया जाता है, भाप बनता है, वो बरसात होती है। यानी कि समुद्र को खलता नहीं कि उसे पानी उठाता है बादल। बिल्कुल। उसी प्रकार से टैक्स भी उतने उठाना चाहिए, जनता को खले ना। आज हम लोगों ने कई ऐसे कानून बना के टैक्स में छूट दिया गया। जैसे पहले यूपी में क्या था कि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी अपने भाई को चाहते दे दें, हम गांव पर रहते नहीं, भाई को दे दें, तो भाई को देंगे लेकिन साथ में स्टाम्प भी पे करेंगे ना। भाई से आप पैसा ले रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं उसको,
लेकिन रजिस्ट्री करेंगे तभी मालिक बनेगा वो, और जब रजिस्ट्री करेंगे तो आपको वहाँ पर टैक्स पे देना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा पर हमने बताया उनको, तो इस पर टैक्स हटा दिया गया। अब उत्तर प्रदेश के अंदर एक भाई अपने भाई को, अपने बहन को, बेटा को, बेटी को अगर कोई प्रॉपर्टी देता है, दान करता है, तो उस पर रजिस्ट्री होगी, लेकिन वहाँ पर स्टैम्प कर दिया केवल 5,000 रुपये। ये आपके विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। पहले क्या ये था 7%। इससे हमने देखा कि कई 10 लाख परिवार ने इसको इस्तेमाल किया। 10 लाख परिवार मतलब देखेंगे आप, एक परिवार संख्या मानते हैं कि 20 होता होगा, तो यह इतने लोगों को लाभ मिला। 2 करोड़ परिवार ने इसका लाभ उठाया। दूसरा क्या हुआ, अभी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री ने अपेक्षा किया कि इसमें और बदलाव किया जाए। तो अब अगर खानदानी बंटवारा, माना कि आपके बाबा की ज़मीन है, मकान है, अच्छे रिश्ते बाबा में थे, भाइयों में, फिर बाबा के बाद पापा लोग आ गए, उनके अच्छे रिश्ते थे, अब आप लोग आ गए, लेकिन आज आपको लगता है कि हम अपने खानदानी प्रॉपर्टी को बांट लें कि कौन आदमी किधर खेत में रहेगा, कौन आदमी कहाँ रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक जाते हैं हम कुटुंब बनाते हैं रजिस्टर, टाइम लगता है, आज कानून होने तो लेखपाल नहीं, डेट पे पड़ता है। हमने क्या कर दिया आप यहाँ पर कि विदिन 5 मिनट में पूरा आप जैसे सारे भाई इकट्ठा हो जाएंगे रजिस्ट्री ऑफिस में, 5,000 रुपये टैक्स पे करेंगे, स्टाम्प देंगे, और 4 पुस्तकों की बंटवारा हो जाएगी 5 मिनट के अंदर और आपका खाताओं में नाम चला जाएगा। आपको औचक निरीक्षण वाला मंत्री भी कहा जाता है। अधिकारियों पे बड़े सख्त रहते हैं, कहते हैं 1 कप चाय नहीं पीता हूँ मैं अधिकारियों की। हाँ, तो हम सब ये प्रयास करते हैं कि सरकार की पॉलिसी बनती है, लेकिन उस पॉलिसी का क्या पालन हो रहा है। और इस कारण से मेरा मन है कि औचक निरीक्षण में हमें जा करके देखना चाहिए कि जो पॉलिसी सरकार ने बनाया है उसके इम्प्लीमेंट कैसा है, तो इम्प्लीमेंट क्या है, धरातल पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जीरो करप्शन माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है, हम सब लोग उस पर कमर कसे हुए हैं। फिर भी जा करके मौके पर सत्यापन करने से एक नई बात सामने बातें आती हैं। व्यवहार कैसे हमारे अधिकारियों जनता के प्रति, जो हमें टैक्स पे करने आया है वह टैक्स पेयर है, उसके टैक्स से देश का समाज का कल्याण होता है, उसको मान सम्मान मिलना चाहिए, उसको घुमाया न जाए, उसको पसंद नहीं किया जाए। सरकार पॉलिसी आपने कहा कि औचक निरीक्षण करना जरूरी है। जनता से शिकायत जब आती है कि कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहा, तो आप खुद भी फ़ोन मिला देते हैं चेक करने के लिए, फैक्ट चेक करते हैं। मैं अभी मंच बैठा था अभी मंच पर बैठा था, तो एक व्यक्ति ने कहा कि हमारा एक काम था, तो हमने तुरंत फ़ोन मिलाया और अधिकारी से कहा कि मेरे को 15 मिनट के अंदर उत्तर चाहिए कि इनकी फाइल क्यों रोकी गई तब। तो जांच बैठा दिया, कार्रवाई करूँगा इस पर। अभी हमने एक और नया बनाया कानून उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे अभी आप किराए पर मकान चाहते हैं कहीं मिल जाएंगे बनारस में, तो ये मिल जाएगा, तो वो किराए पर मकान देगा, डरता है कि भाई किराए मकान दे देंगे, ये कब्जा कर लेगा, स्टे ले लेगा। ये बड़ी शिकायत है। शिकायत है। तो क्या होता है कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो हमारे किराएदारों का मकान मालिक के बीच में एग्रीमेंट होता है, वो होता है 100 रुपये के स्टाम्प पर, जिसकी लीगल वैल्यू नहीं है। हम कोर्ट में जाते हैं तो उसकी महत्व नहीं होता है। और यूपी के अंदर अगर किराएदार मकान के मालिक के बीच में कोई एग्रीमेंट है तो वह रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्टाम्प लगता है 5%। माना कि आप 20,000 रुपये महीने पर किराए पर मकान लेने वाले हैं, आप चाहते हैं कि 5 साल में रहे, ट्रांसफर होकर बनारस में हम यहाँ 5 साल रहेंगे, तो 20,000 गुणे 12 महीने 2,40,000, 2,40,000 गुणे 5 साल 12 लाख पर आपको देना है 5%। तो 12 लाख पर 5% अगर आपको देना पड़ेगा तो यह 30,000 रुपये स्टाम्प क्यों देंगे आप? बिल्कुल। हमने कर दिया 500 रुपये पर। अब 500 रुपये में आपकी एग्रीमेंट हो जाएगी रजिस्टर, आप खुद भी लेके जाइए, एक सादा पन्ने में लेके जाइए, आप 500 को स्टाम्प पे कर दीजिए और मकान मालिक किराएदार का एग्रीमेंट हो जाएगी रजिस्ट्री। आपने बड़े क्रांतिकारी काम किए हैं अपने विभाग में। एक क्रांतिकारी काम SIR को लेकर बड़ा बवाल हो रहा है। अब यूपी में समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो कह रहे हैं कि PDA को किनारे किया जा रहा है इसके ज़रिए। ये गुमराह करने वाला नेता है। मैं अगर यूँ कहूँ, मैं आपके मीडिया पे कह रहा हूँ, समाज को गुमराह करना यह समाजद्रोही की कैटेगरी में आता है, या यूँ कहूँ कि आता है राष्ट्रद्रोही में आता है। किसी आदमी को गुमराह करके माहौल खराब करना, ये सब कुछ आता है राष्ट्रद्रोही में। अखिलेश यादव शायद यही काम कर रहे हैं। यह SIR क्या कर रही है? चुनाव आयोग ने माना है कि देश के अंदर भारी संख्या में घुसपैठिए चुपके से आ करके फर्जी आधार कार्ड बना करके वोटर में अपना नाम डाल दिया मतदाता में, और उनकी वोटर ID बन गई है।
उनका मानना है कि देश में चुनाव में भाग वही ले सकता है जो भारतीय हो, जो गैर भारतीय है, चुपके से आया, जो भारत की नहीं है नागरिकता, उसको हम छाटेंगे और उसको मतदान से बाहर करेंगे। बहुत शानदार उनकी प्रयास है, लेकिन अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्ष के लोग यह इसका इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वह घुसपैठिए इन्हीं के वोटर हैं। इनका मानना है कि जो सनातन का राष्ट्र का विरोधी है वही मेरा वोटर है, और तब ये इनके पक्ष में अपना जुबान खोलते हैं। ममता बोलती है कि हम SIR का विरोध करेंगे, कहते हैं कि तुम लोग पश्चिम बंगाल के लोगों को माहौल ख़राब करती है, कहती है कि तुम लोग घर में चाकू रखे हो ना, अगर कोई जाता है SIR वाला तो उसको चाकू दौड़ाना, अब खुद फार्म भर देती है अपना। अरे माहौल ख़राब कर रहे, चाकू दौड़ा लो, यह राष्ट्रद्रोही है, ये समाजद्रोही है। क्यों ना ममता पर लगा दीजिए अलग रास्ता। आपके विधानसभा में भी तो SIR हो रहा होगा, जनता की तरफ से कोई शिकायत आई, कोई दिक्कत हुई किसी को SIR में? पूरे बिहार के अंदर SIR हुआ था। चुनाव के पहले तमाम नाटक करते थे कि वोट काटा जा रहा है, सिंह आप जाते हैं चुनाव में, आप लोग मतदान के दिन घूमते भी हैं, बिल्कुल हर पोलिंग समय कहीं ना कहीं आवाज़ आती है कि हमारा नाम नहीं है। लेकिन इस बार बिहार के चुनाव में SIR के बाद सिंगल आवाज़ नहीं है कि मेरा नाम कटा हुआ है। अच्छा, बंगाल में 58 लाख लोगों का नाम कट गया है SIR का जो ड्राफ्ट जारी हुआ। मेरा मानना है कि संख्या जाके 4-5 लाख ऊपर जाना चाहिए। बहुत तेजी में भाग रहे हैं पश्चिम बंगाल से, अगर उनको रोक लिया जाए संख्या जाएगा 5-5 लाख ऊपर। ममता बनर्जी का जो विधानसभा है उसमें वहाँ से अकेले 44,000 लोगों के वोट कटे हैं। हमने कहा कि सब देशद्रोहियों को देशद्रोही लोग हैं, इनको बुला करके अपने राजनीति के लिए, अपने फायदे के लिए इन्हें सरल देना और सरल देकर इनके मतदान में सहायता लेना, ये सब कुछ देशद्रोही में आता है। आप अखिलेश यादव पर इतना हमलावर क्यों रहते हैं? आपने एक बार जातीय जनगणना की बात की थी, उन्होंने तो आपने कहा कि अरे अमेरिका के एजेंट है। मैं कह रहा हूँ मैं आज भी कह रहा हूँ कि रहते हैं भारत में लेकिन गवर्न होते हैं विदेश से। इसमें पूरा भारतीय आदमी खड़ा है कि अमेरिका ने अगर प्रतिबंध लगाएगा तो चुनौती लेते हैं, हम तुम्हारे पर नहीं रहेंगे आधार। हमारा सक्षम देश है, खुद की 140 करोड़ की आबादी है, हम अमेरिका से बड़ा खुद बाजार यहाँ पर हैं। तब ऐसे स्थिति में हमारे अखिलेश यादव जी कभी अमेरिका की बात करते हैं, कभी बात करते हैं पाकिस्तान का, कभी बात करते हैं बांग्लादेश का। ये रहते हैं भारत में, लेकिन भारत के विरोध में इनकी रुचि रहती है। कांग्रेस के एक नेता है पृथ्वीराज चौहान जी, अभी परसों ही आपने एक बयान सुना होगा, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे ही सवाल खड़े कर दिए। बोला कि उस समय भारतीय सेना कमज़ोर थी, इसीलिए पाकिस्तान पे हमला नहीं किया गया और हम पहले दिन ही युद्ध में पिछड़ गए थे। देखिए, ये स्वावलंबन है, स्वाभिमान है भारत का। माननीय मोदी जी ने जब आए प्रधानमंत्री बने तो सेना को छूट दे दिया जैसे कि तैसे। पहले क्या होता था कि बॉर्डर पर अगर पाकिस्तानियों ने कोई बम फोड़ा, गोलीबारी किया तो भारत सेना को दिल्ली पूछना पड़ता था, क्या बताओ हमारे देश पर अटैक किया गया, बम पटका गया, क्या करूं? दिल्ली कहता है ना, कुछ जवाब मत दो, हमारे पाकिस्तान संबंध खराब हो जाएगा। अब मोदी जी कह दिए कि जैसे को तैसा, अगर गोली चला दी है पलट के मारो, दिल्ली को अपेक्षा मत करो देखने के लिए। धुरंधर पिक्चर देखी आपने? आए धुरंधर एक मूवी आई है, अच्छा, वो इसी पे है कि कैसे पहले के गवर्नमेंट में क्या होता था और आज कैसे भारत जवाब देता है। तो मैं आज वो देखूंगा। हाँ, वो मूवी आज मैं उसको देखूंगा और देखने के बाद अगर ऐसा है तो उसके डायरेक्टर निर्माता को मेरा सैल्यूट है। बिल्कुल। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान जी ने बोला है, ठीक बात है, उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन सियासत का इस स्तर तक गिरना, आप इसको कैसे देखते हैं? ये सच है कि हम सब पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम देश हित पहले हमें रहना चाहिए, हर पार्टी का। पहले भारत माता की जय। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम केवल भाजपा कार्यकर्ता क्यों लगाते हैं? आपने देखा कि सपा में, कांग्रेस में जो उसके पार्टी सम्मेलन में कहता हो कि भारत माता की जय या वंदे मातरम, ये सोच है, यह राष्ट्र के नहीं है, ये सिर्फ काम करते हैं अपने लिए। हम लोग जब इकट्ठा होते हैं तो हम सीधे भारत माता की जय या वंदे मातरम शुरुआत करते हैं, यह राष्ट्र की भक्ति है। हर बीते चुनाव के साथ पूर्वांचल की सियासत में आपका कद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप जीतते हैं, बड़े अंतर से जीतते हैं, लेकिन पूर्वांचल में बीजेपी के हालात बहुत सही नहीं है। देखिए, दो बातें हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा पूर्वांचल खड़ा है। बिल्कुल। कभी कभी राजनीति में जाति सीक्वेंस और रिक्वेंस रहता है, तो कभी कभी उसका हमको नुकसान हुआ है, लेकिन ये वो जो हुआ था नुकसान हम ठीक कर लेंगे।
लेकिन पद के साथ जिम्मेदारियां आती हैं। पूर्वांचल एक चैलेंज है, आप ये मानते हैं कि नहीं? और आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है पूर्वांचल की नैया पार कराने की। हमने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में हैं और हमारा महाराज जी पूर्वांचल से हैं और हमारा यूपी कहते हैं कि पूर्वांचल से अच्छा रहे। अच्छा, पंकज चौधरी जी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाना, क्या ये एक्स फैक्टर होगा चुनाव में? सीनियरिटी का है, जो आदमी 8 बार 7 बार के सांसद लड़े हों वो सीनियर हैं। 91 से लगातार हमारी पार्टी में, एक ही पार्टी में, बाकी लोग आ जाते होंगे, एक ही पार्टी में कैडर के हैं, कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। क्योंकि सरकार में भी वो रह चुके हैं, संगठन में अब आ गए हैं, तो कह रहे कि सरकार और संगठन के बीच पुल का काम। हमने कहा कि वो दोनों क्या है, दोनों हमारे एक अनुभव है और जब पहिया चलता है तो पहिया किसी का हो, चाहे संगठन का हो चाहे सरकार का हो, वह पहिया वह स्पीड दे रहा है। मनरेगा का नाम बदला गया है, उसका पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार। सरकार ने ये माना है कि नौजवानों को हम गुमराह कर रहे हैं, उनको 125 दिन की रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए और साथ ही साथ उसका नाम है सेवा से जोड़ा जाए और इस कारण से उन लोग मोटिवेट करेगा। वरना ये मान लेते थे कि मनरेगा में काम करने वाला दीन दयनीय वाला ये नौजवान है। लेकिन ये भी तो कह रही कांग्रेस की भाई नाम बदलने की क्या जरूरत थी, इसमें बड़ा पैसा लगता है। हमने ये कहा कि दोस्ती है एक समाज में एक होता है प्रतिष्ठा कि आप क्या कर रहे हैं, तुम बिजनेस कर रहे हैं। तो अब जो भी था मनरेगा में, तो उनको था कि मनरेगा में काम कर रहे हैं, यानी कि चॉइस थी इसकी खराब थी। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं किसी भी मुद्दे को बड़ा नैरेटिव बनाया जाता है। साल 2024 में आपने देख लिया संविधान को नैरेटिव बनाया गया और उसका नतीजा क्या रहा। अगर मनरेगा के इस मुद्दे को इन लोगों ने नैरेटिव बनाया, विपक्ष ने नैरेटिव बनाया, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए? नहीं देखिए, एक तो विपक्ष यूं ही कुछ काम में बोलने का, उसको बोलना भी चाहिए, यही उसका दायित्व भी होता है। लेकिन दायित्व करते समय हम गुमराह न करें। हम ऐसे विपक्ष को अगर आती है स्ट्रांग, तो हमारा लोकतंत्र भी स्ट्रांग बनता है। लेकिन उनको बोलना चाहिए, लेकिन गुमराह करना, मिसगाइड करना, यह नहीं करना चाहिए। आज विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा न होने को गुमराह करते हैं और गुमराह करके समाज में एक तरह से कन्फ्यूज कर दे रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। आप बनारस से हैं, वाराणसी में एक मुद्दा है जिसमें लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट है, दाल मंडी की सड़क की चौड़ीकरण का। आपने कहा कि जो 80% वहाँ की मुस्लिम आबादी है वो नाराज़ नहीं है, सपा और कांग्रेस भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो सपा कांग्रेस के लोग हैं कि बनारस में लगातार सड़कें चौड़ी हो रही है। बनारस बनाया गया रिंग रोड चौड़ी करके, बनारस का बनाया गया पांडेपुर से लेकर कचहरी चौड़ा किया गया, फिर पांडेपुर के बाद चौड़ा किया गया, रिंग रोड चौड़ा किया गया, भोजोवीर यूपी कॉलेज से बगल का, फिर हमारा चौड़ा किया गया लंका नरिया। विपक्ष वाले वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं? आज तक बोले नहीं। चौड़ी आज भी हो रही है, आज चौड़ी हो रही है आशापुर की, वहाँ बोलते नहीं है क्योंकि 20% वहाँ के मुसलमानों को गुमराह करके कि हम तुम्हारे पक्ष में बोलेंगे तो हमको वोट देते रहना, ये वोट बैंक की घटिया राजनीति में कांग्रेस सपा वहाँ बोल रहे हैं। वहाँ के मुसलमान तो कह रहा है कि मेरे को पैसा मिल जा रहा है। उनको जो दुकानदार वहाँ थे 542, उन दुकानदारों को भी पैसा दिया जा रहा है जो उसके मालिक नहीं है, केवल किराएदार थे। अच्छा, तो स्थानीय स्तर पर नाराजगी नहीं है लोगों में, आपका ये कहना? ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि वहाँ पे ये लोग चुनाव हार जाते हैं बीजेपी वाले, इसलिए जाकर अखिलेश यादव से कही जब वो मंत्री थे, जब मुख्यमंत्री थे 12-17 में, तो क्यों तोड़ा उन्होंने मड़वाड़ी, क्यों तोड़ा नरिया गेट, क्यों तोड़ा सुंदरपुर का? उन्होंने वो हिंदू थे, तो क्यों हम मान लें कि आप हिंदू विरोधी थे? काशी तमिल संगमम अभी हाल ही में यहाँ पे संपन्न हुआ। देश में आपने देखा होगा कि कई हिस्सों में लैंग्वेज को बैरियर बनाया गया, उस पर सियासत भी हो रही थी, लेकिन काशी तमिल संगमम 2 भाषाओं को जोड़ रहा है, 2 संस्कृतियों को जोड़ने का काम कर रहा है। भारत की पहचान है 100 कदम पर 100 मील पर खान पान, भाषाएं, पहनावा बदलती हैं। वहाँ पर तमिल के लोगों को में ये गुमराह करते थे लोग कि वो हिंदी भाषी काशी वाले लोग हैं। लेकिन जब वह भी भगवान शंकर के भक्त हैं, जब काशी नगर जाते हैं, यहाँ के लोग जाते हैं और तब उनको लगता है सब कुछ एक है, तो काशी तमिल संगम से हम 2 संस्कृति का मिक्स का मिलना हो रहा है, 2 भाषाओं के मिलना हो रहा है। और इस बार चौथी बार ये चल रहा है, इस थीम में रखा गया है तमिल सीखने का। अच्छा, यूपी विधानसभा का सत्र भी है, तो इसमें क्या 3 बड़े मुद्दे जो यूपी के लिए होने चाहिए आपकी नज़र में, कि मतलब उस पर चर्चा होनी चाहिए विधानसभा में? SIR पर अगर विपक्ष चाहे तो इस पर खुली बात होनी चाहिए और खुली बात करने के बाद समाज के सामने आना चाहिए कि SIR की आवश्यकता क्यों है,
क्यों इसकी हमारे पास सबको करना चाहिए। बिल्कुल। अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर 3-3, 4-4 बार चुनाव आयोग ने डेट बढ़ा दिया, उसके बाद भी 30-35% लोग अभी तक मैपिंग में नहीं आ रहे हैं। या तो मैपिंग में जिसका डबल ट्रिपल नाम था वो भाग रहा है, या जो लोग मर गए थे वो उनका नाम पड़ा था, उस मरा व्यक्ति का ऊपर से आकर के वोट देता है क्या, ये हो रहा था। बिल्कुल। साल 2027 में चुनाव है। हाँ। अभी से सियासी माहौल बनने लगा है। हाँ। हालांकि हम लोग बैठ के थोड़ी देर बात कर सकते हैं। 27 को लेकर अभी से माहौल बनने लगा है। अब चूंकि हम 2 साल नहीं कह सकते, कुछ दिनों में ही हम 26 में प्रवेश कर जाएंगे। क्या लगता है कि 27 को लेकर बीजेपी कितनी तैयार है? एक अच्छी डेवलपमेंट हुआ पूरे देश के अंदर, और जब देख रहे हैं पूरा देश के लोगों को विकास पसंद है, और विकास का काम सिर्फ भाजपा करती है, बाकी विनाश करने का काम ये लोग करते हैं। न विपक्ष के पास विजन है। तो आज पूरा प्रदेश विकास को पसंद कर रही है। जैसे एज एग्जाम्पल, स्टाम्प विभाग में 17 में पूरे साल भर की जो रजिस्ट्रियाँ होती थी वो था 16 लाख के आसपास, अब होता है 50 लाख के आसपास। भाई वही प्रदेश है। जो आदमी खुश होता है तो वो फ्लैट खरीदता है, प्लाट खरीदता है, मकान खरीदता है, कारखाने लगवाता है, प्रॉपर्टी खरीदता है। बिल्कुल। जब पैसा होता है एक्स्ट्रा तब खरीदता है। आज यूपी में इस साल का डॉक्यूमेंट गया है 50 लाख। बड़ा आंकड़ा है। ये इनके पास आती थी रेवेन्यू, हर साल बढ़ता सर्किल रेट। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गरीब आदमी है उनको मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, लेकिन जो मिडिल फैमिली है उसको स्टाम्प की भार न हो। जब बिना सर्किल रेट बढ़ाए, पहले ये रेवेन्यू आती थे मात्र 16 लाख करोड़, अब आ गया है 35 लाख करोड़ के छूट देने के बाद। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके माध्यम से किसी और से कि आप सरकार में थे तो पैसा इतना कहाँ जा रहा था? ये होल कौन किया था? होल को बंद कर दिया गया तो 16 से पहुँच गया 35 लाख करोड़ पर। आपने जिस किसी और का नाम लिया, मैं उन्हीं का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ दिनों में नया साल आने वाला है। पत्रकार ने किसी ने पूछा कि नया साल आ रहा है, कैसे मनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नया साल हम तभी मनाएंगे जब हम सत्ता में आएंगे। समाजवादी पार्टी के लिए नया साल तब तक नहीं है जब तक हम सत्ता में ना आ जाए। उनको खल्ला है सफाई का डांस, उन्हें खरस है ना। और हमें एहसास है अयोध्या का, काशी की गंगा आरती, दे दीपावली। तो आपको क्या लगता है कि नया साल कब तक मना पाएंगे अखिलेश यादव, जो नया साल वो चाह रहे हैं? अब वो भूल जाएं। हाँ। अगर उनके यह गलतफहमी से उन्होंने झटके में बोल दिया है तो अब तो नहीं मना पाएंगे वो। अच्छा, एक बात बताइए, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से 3 मंत्री हैं, आप हैं, राजभर जी हैं और दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं। कंपटीशन फील होता है आपको? हेल्दी कंपटीशन? नहीं, हम सब तीनों भाई जैसे रहते हैं। हाँ। और आपस में मिलना जुलना करते हैं। महीने में 1-2 बार हम लोग आपस में बैठ करके किसी के चाय पीते हैं। एक अच्छा है कि हम सब लोग अच्छे वातावरण में। अच्छा, सियासत में हेल्दी कंपटीशन तो होना चाहिए कि मतलब हाँ, हम अच्छा काम करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, ऐसा नहीं, ये हेल्दी नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। हाँ, हम सब मिलकर अच्छा काम करें। बहुत बढ़िया। चलते चलते में हम लास्ट में एक रैपिड फायर करते हैं। सर, कुछ नाम मैं लूँगा, आपको एक शब्द जो उनके बारे में दिमाग में आएगा बताना होगा। और ये पीछे काशी का बोर्ड भी लगा है, आई लव काशी, तो यहीं पे कर लेते हैं। सबसे पहला नाम, काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी। जी। इनके बारे में एक शब्द जो इनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है? भारत माता के अच्छे सपूत हैं। योगी आदित्यनाथ। सनातन परंपरा के और राष्ट्र के सपूत हैं। राहुल गांधी। कंफ्यूज है। अखिलेश यादव। देशद्रोही है। एक आखिरी नाम, रविंद्र जायसवाल। अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो चलते चलते में इस बार हमारे मेहमान थे यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल जी। चलते चलते के अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए DD UP।